गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। 4 यूनिट हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उसके अंदर सेलर एंड बायर होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए एंड द प्राइस होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर। दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और प्राइस हियर मींस मनी कंसिडरेशन, और मनी का मतलब यहां पर है सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर। गुड्स की डेफिनेशन में क्या चीज कवर्ड है? गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सक्लेमेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूडिंग shares and stock and including growing crop, grass and things attached to and forming part of the land which are agreed to be received before contract of sale. This is the definition of goods, and goods is defined means करके, है ना। इसका भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था। अगर पेपर में आप मीन्स ना लिख के इंक्लूड लिखेंगे तो भी आपके नंबर डिडक्ट होंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज द वे कि किस तरीके से लोग को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। क्लियर? क्योंकि जिस तरह से अभी तक आप थ्योरी को पढ़ के आए हैं वो मेथड कम से कम सीए में किसी भी थ्योरी पेपर को पढ़ते वक्त एप्लीकेबल नहीं होता है कि हमने एक डायग्राम बना लिए, फ्लो चार्ट बना लिए। आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कीवर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है। मेनी टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो हेडिंग है उनके फ्लो चार्ट बना लिए और 2 बार मैंने आपको क्लासरूम में बोला वो आपको रट गया, लेकिन उसके अंदर क्या एलिमेंट है, क्या और लैंग्वेज है, जब तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और प्लस क्या कीवर्ड्स हैं जब तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सीए जैसे लेवल पर आप नंबर पा पाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो यूनिट थी वो थी टाइप्स ऑफ द गुड्स। गुड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ब्रॉडली 3 कैटेगरीज। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है आपका फ्यूचर गुड्स, तीसरा है आपका कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। उसको डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बार बार। नेक्स्ट यूनिट थी आपकी प्राइस ऑफ द गुड्स। उसमें ये बताया गया था कि प्राइस नीड नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट 3 वे हैं। फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, टू बी लेफ्ट इन एन एग्रीड मैनर एट द ऑप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी भी हो सकता है, और सम यूजुअल मैनर में भी हो सकता है। और 4th यूनिट जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी अभी तक की 4 यूनिट में, और वो थी कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives the buyer to repudiate the contract. Warranty is a stipulation which is collateral to the making of a contract of sale, the breach of which gives a buyer a right to not to repudiate the contract but to claim the damage. When breach of condition be treated as a breach of warranty, वो 3 सिचुएशन है। बायर के ऑप्शन पर है, कॉन्ट्रैक्ट अगर सीवरेबल नहीं है तो है, और अगर कहीं एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है तो वो भी कंडीशन लगती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंडीशन या वारंटी कितने तरह की होती है। 2 तरह की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोले तो बोलकर या लिखकर। कैवेट एम्प्टर का प्रिंसिपल हमने देखा, लेट द बायर बिवेयर, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी to point out the defect of his goods, rather it is the duty of the buyer to satisfy himself about the quality as well as suitability of the goods. What are the implied condition? जो implied condition है वो exceptions हैं एक तरह से कैवेट एम्प्टर प्रिंसिपल का। implied condition में आता है condition add to the title, उसके बाद condition add to the description, sample as well as description, quality of fitness, merchantability and wholesomeness, और यूसेज और कस्टम तो आ ही जाएगा। इसके अलावा इम्प्लाइड वारंटी के अंदर क्या क्या आता है? क्वाइट पोजीशन, क्वाइट का मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन, शांत पोजीशन, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस एंड टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। तो दीज आर द इम्प्लाइड वारंटी, जो 3 हैं स्पेसिफिकली, और जो 4th में आ सकती है वो आ सकती है यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। इज इट क्लियर?
तो ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे। कंडीशन एंड वारंटी के हमने क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, देख लिए थे, और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको राइटिंग टिप्स भी आपको बता रहा हूं, और आपको भी ऑब्जर्व करना है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है और आपको ये लगता है कि सर इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं क्या, या इस पार्ट को हम बढ़ा सकते हैं क्या, वो निसंकोच होकर आप आराम से पूछिए, क्योंकि यहां पर कोई चीज रटनी नहीं है कि जितना मैंने आंसर लिख दिया और आप अपना माइंड लगाए ना। तो आपको अपना माइंड लगाना है, ओपन रखना है और ओपन डिस्कशन करना है, तभी आप इस पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट ये भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट का नाम है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 4 के अंदर, तो वहां मैंने आपको डिस्कस किया था, क्योंकि आप बता रहे थे सर प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति और जायदाद से, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप से। किससे मतलब है? ओनरशिप से। रेड क्लियर? तो यहां लिखिएगा प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप से। ओनरशिप से। पासिंग का मतलब क्या है यहां पर? ट्रांसफर से। पासिंग का मतलब क्या है यहां पर? ट्रांसफर से। इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स यूनिट 5 को हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये यूनिट आपको टाइम के बारे में डिस्कस करेगी कि एट विच टाइम, एट व्हाट टाइम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना लाजमी है और आना भी चाहिए। कोई भी हम चीज लॉ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आना ही चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या हो जाएगा अगर ये चीज ना की जाए। बिना जरूरत के तो हम कुछ भी नहीं करते ना। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, ना केवल लॉ का बल्कि किसी भी विषय का, तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग की बात करता हूं, फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक, क्यों जरूरत है, क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा अगर इस टॉपिक की जानकारी आपको नहीं है। तो सेल्स और गुड्स एक्ट में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा अगर आपको इस टॉपिक की जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप तब तक दे ही नहीं सकते जब तक कि आपको ये ना पता लग जाए कि हु इज और वाज द ओनर। क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। वो कौन सा समय होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जिस समय ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑलरेडी मैं अपनी बातों में क्लियर कर ही चुका हूं आपको, उसी को आपको रिवर्डेड ही लिखना है यहां पर। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड नॉट द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड। तो केवल एक लाइन के अंदर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नॉट ओनली फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड। अगर आप घर पर बात करने के लिए मेरा मोबाइल फोन लेते हैं तो दिस इज द ओनली फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर एक अलग मुद्दा है और फिजिकल ट्रांसफर होना, केवल आपके पास कोई विषय वस्तु होना, वो एक अलग चीज है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, where a principal sends goods to his agent, he merely transfers the physical possession and not the ownership of goods. Here the principal is the owner of goods but is not having possession of the goods, and agent is having possession of the goods but is not the owner. It is clear? जब भी आप पेपर में केस स्टडी का आंसर देंगे या कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल को आपको यूज नहीं करना है। आपको एकेडमिक्स तक ये बताया जाता था, किसी भी टॉपिक को आपको बताना है
तो ढेरों सारे एग्जाम्पल आप यूज करके आइए, उससे नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। यहां पे जो नंबर मिलते हैं वो लैंग्वेज के मिलते हैं। जैसे ऊपर की एक लाइन है, बस पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड नॉट द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन आपसे स्पेसिफाइड ना करे कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें एग्जाम्पल से, तो यू नीड नॉट टू गिव एनी एग्जाम्पल। दे सकते हैं एक्स्ट्रा में अगर आपके पास टाइम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के आंसर की जो लेंथ है बहुत लेंथी ना हो जाए उन एग्जाम्पल को देते देते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अच्छा खासा लेंथी आता ही है। और आप भटक ना जाए। आपको लग रहा है कि लैंग्वेज तो टूटी फूटी लिख दिया आपने और एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया, तो वो भटकाव है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। लैंग्वेज मेन है, जो लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल सपोर्टेड है बस एडिट के लिए, वो भी आपको समझाने के लिए, और टीचर को ऑटोमेटिकली मालूम होता है। जहां तक सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया? नीड। क्या जरूरत है इस टॉपिक को जानने की, इस टॉपिक को पहचानने की क्या जरूरत है? एक्चुअली पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिसाइड्स वेरियस राइट ऑफ सेलर एंड बायर। आपके से जब केस स्टडी आएगी और राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रुक जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब रुक जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि आप ये ना बता पाए कि हु इज द ओनर। तो ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत सारे अधिकारों और बहुत सारी लायबिलिटीज को जन्म देता है, और यही इसकी क्या है? नीड है। आपको इस चैप्टर के अंदर टाइम बताया जाएगा कि एट व्हाट टाइम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। क्यों जरूरत है, क्यों सिग्निफिकेंट है, वो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने यहां समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और फिर हम डिटेलिंग में जाते हैं। द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of good decides various rights and liabilities of the seller and the buyer। जिस समय ओनरशिप ट्रांसफर होगी वो ये डिसाइड करता है कि सेलर के और बायर के क्या अधिकार हैं। Thus it becomes very important to know the exact time of transfer of ownership of goods from seller to buyer to answer the following question। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पता लगाया जाए, ये डिसाइड करने के लिए जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन मैंने दिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाएगा, हु शैल बियर द रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? हु शैल बियर द लॉस। अगर नुकसान हुआ तो कौन बर्दाश्त करेगा? और ये चैप्टर आपके लॉजिक से हटके है, ये समझ लीजिएगा आप। आपके दिमाग में जब मैं केस स्टडी आपके सामने लाऊंगा तो दिमाग में आंसर कुछ अलग आएगा और लीगल आंसर कुछ अलग है। आपको वही आंसर देना है फिलहाल जो आपके दिमाग में आता है, क्योंकि जब मैं इस बात को बोलता हूं स्टूडेंट से तो वो अपोजिट आंसर देते हैं कि ये दिखलाने के लिए कि मेरा आंसर ठीक है। आपको लॉजिकली वो आंसर देना है जो आपके आंसर दिमाग में आएगा। एडिट के लिए सपोज कीजिए कि मैंने एक मोबाइल आपको बात करने के लिए दिया और आपके हाथ से छिटक के गिर गया, टूट गया, तो नुकसान किसका है? ओनर का। और सोशली आप किसका मानते हैं? जिसके हाथ से गिर गया है। लेकिन लॉ कहता है टू बियर द रिस्क इज द लायबिलिटी ऑफ द ओनर। हु वाज द ओनर एट द टाइम ऑफ रिस्क, एट द टाइम ऑफ लॉस? जो भी ओनर होगा वो इस रिस्क को बर्दाश्त करेगा, ना कि पजेसर बर्दाश्त करेगा। जिसके खाली पजेशन में है गुड्स वो रिस्क को नहीं बियर करेगा, बल्कि वो बियर करेगा हु इज और वाज द ओनर।
इट क्लियर? ये चैप्टर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करने के बारे में बताएगा, और ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है वो टाइप्स ऑफ गुड्स के आधार पर होती है, जो हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ के आए थे। एक आम इंसान के लिए गुड्स है, आप एक मोबाइल खरीदने के लिए जाएं अपने पापा के साथ, और क्योंकि अब आपने सेल्स गुड्स एक्ट पढ़ लिया है, और बातचीत के दौरान आप अरे यार ये कंटीनेंट गुड्स है, फिर नहीं 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 ये तो फ्यूचर गुड्स है, नहीं 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 ये तो एग्जिस्टिंग गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर सर्टेन गुड्स है। पापा बोलेंगे किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए गुड्स है, वो इतनी कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं होता है। मैंने तब भी बताया था कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी, अदरवाइज लो जो है बहुत कम बोलता है, कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात होती है लोग के अंदर। तो जब उन्होंने गुड्स को कैटेगराइज किया है तो उसका यूज होगा, यूज अब आपको इस चैप्टर से पता लगेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रूल अलग है, अगर फ्यूचर गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रूल अलग है, अनसर्टेन गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रूल अलग है। तो जब भी केस स्टडी आएगी और आपके लास्ट में ये पूछा जाता है कि हु शैल बियर द रिस्क, तो आपको उल्टा चलना है, आंसर तो बाद में दोगे, पहले आपको ये अपने मन में तय करना है कि ओनर कौन था रिस्क के समय, फिर आप ये तय करने से पहले आप टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ओनरशिप के रूल तभी लगा पाएंगे। सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो लॉ पढ़ने का तरीका या किसी भी थ्योरी को पढ़ने का तरीका, अगर मैं सीए फील्ड की बात करूं या प्रैक्टिकल फील्ड की बात करूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने बड़े बड़े चार्ट बना दिए, मैं भी बना सकता हूं। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो चार्ट क्या होते हैं, जो हेडिंग होती हैं उन्हीं को तो लिखा जाता है। अगर मैं इस टॉपिक का चार्ट बनाऊं, सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, क्या जरूरत है, तो इन जो 5 हेडिंग बनाई हैं इन्हीं को मैं ब्रांचेज में बांट दूंगा, क्लियर? लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको उसके जो कीवर्ड्स हैं, जो उसके अंदर कंटेंट है, जो उसके अंदर टेक्स्ट है, हर वर्ड हर कैरेक्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खाली हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, क्लियर? तो पहली सिग्निफिकेंस ये है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, हु शैल बियर द रिस्क। इट इज द ओनर who has to bear the risk and not the person who merely has the possession। ये ओनर ही होगा जो रिस्क की जिम्मेदारी होगी, ना कि पजेसर के रिस्क की जिम्मेदारी है। जिसके पास केवल पजेशन है, लीगली वो इस लाइबिलिटी का जिम्मेदार नहीं है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसके अंदर कि ओनर कोई है तब भी लाइबिलिटी पजेसर की हो सकती है। मैं आपको यही बता देता हूं, हम पढ़ेंगे भी कि 2 सिचुएशन है मोटा मोटी, उन 2 सिचुएशन को याद रखना है जहां पर फिर ये रूल नहीं लगेगा। हु शैल बियर द रिस्क में ओनर शैल बियर द रिस्क, लेकिन ओनर को रिस्क बियर नहीं करना उन 2 एक्सेप्शन के अंदर। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, इफ देयर इज एग्रीमेंट to the contrary between seller and buyer, अगर इसके विपरीत कोई एग्रीमेंट है सेलर और बायर के बीच में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ऑल्दो हम सेलर बायर की बात नहीं कर रहे, आपने मेरा मोबाइल लिया घर पे बात करने के लिए, आपसे छिटक गया और वो टूट गया, तो मैंने आपसे पूछा कि हु शैल बियर द रिस्क, तो आई शैल बियर द रिस्क बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिस्क आई एम द ओनर। लेकिन इसके एक्सेप्शन है कि जिस समय मैंने आपको दिया उस समय एक चीज क्लियरिफाई कर दी थी कि अगर नुकसान हुआ तो यू शुड बियर द रिस्क। तो अगर ये एग्रीमेंट है तो फिर उस एग्रीमेंट में जो बात लिखी हुई है वो पूरी होगी। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, क्योंकि सिविल लॉ की अगर मैं बात करूं, इन जनरल एक जुमला चलता है और वो 90% जगह आपके काम आएगा। लो देखिए ऐसी फील्ड तो नहीं है कि
मैं कोई साइंस का रूल, न्यूटन का रूल, आइंस्टीन का सिद्धांत आपको बता रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है, जो वेरिएबल है। लेकिन याद कम से कम करना पड़े और किसी परिस्थिति में फंस जाए तो लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के आप आंसर कर पाए। तो आपने एक जुमला सुना होगा, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहां मियां बीबी को दो पार्टियों के इक्वल रखा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, अगर वो किसी चीज के लिए रेडी हैं तो काजी यानी कि लो क्या करेगा, लो ने एक रूल बनाया हुआ है। आप पार्टनरशिप में भी देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, लेकिन अगर ये एक्ट की बात है कि इक्वल होगा इफ देयर इज नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, इट मींस इफ पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड कि भी हमें इक्वल होना चाहिए, तो डिसाइड कर लेना, तो हम डिसाइड करेंगे, वो मानेंगे, लो की बात नहीं मानेंगे। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी गिवन। लेकिन अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, किसी की कैपिटल कुछ है, किसी की कैपिटल कुछ है, तो ज्यादा कैपिटल वाला क्या कहेगा, अरे भैया मैं क्यों छोड़ूं, तुम भी लो मैं भी लेता हूं क्योंकि मुझे तो ज्यादा मिलेगी उस केस में। तो डिसाइड कर लेना, तो डिसाइड करोगे तो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी हो गया। तो यहां पर भी वही चीज लगेगी, ये रूल जो हु शेल बियर द रिस्क वाली बात है। यहां मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसा नहीं कि हर जगह आप डिसाइड कर लेंगे तो जो डिसाइड करोगे वो लग जाएगा, हर जगह नहीं लगता, लेकिन 80-90% जगह एप्लीकेबल होती हैं चीजें। तो पहली एक्सेप्शन तो क्या हो गई, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। और दूसरी एक्सेप्शन हो जाएगी इस रूल की, हु शेल बियर द रिस्क। हु शेल बियर द रिस्क में क्या जवाब आया था आपका, इट इज द ओनर हु हैज टू बियर द रिस्क। लेकिन ओनर को बियर नहीं करना पड़ेगा, किसी और को करना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन हो गई। पहला है एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, एंड दूसरा है इफ अदर पार्टी इज इन डिफॉल्ट। मोटा मोटी मैंने बता दिया, इफ अदर पार्टी इज इन डिफॉल्ट, अगर परिस्थितियों से ऐसा लग रहा है, यहां अदर पार्टी की किसकी बात कर रहे होंगे, पजेसर की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अदरवाइज तो ओनर जिम्मेदार है ही है, ऑटोमेटिकली भी जिम्मेदार है। अदर पार्टी किसकी बात कर रहे होंगे, पजेसर की। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने, इफ आई एम गिविंग ए मोबाइल फोन टू यू, क्योंकि आपको घर पे बात करनी है, वो परिस्थिति ऐसी है कि आपने लापरवाही दिखलाई, इस वजह से वो आपकी हाथ से छटक कर गिर पड़ा, तो फिर ये रूल नहीं लगेगा कि ओनर हैड टू बियर द रिस्क, क्योंकि लापरवाही साबित हो रही है, तो उस केस में आपको वो रिस्क बियर करना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो एक्सेप्शन लिख लीजिए यहीं पर, आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप रिवाइज करेंगे तो यहीं से पता लग जाएगा एक्सेप्शन कौन से हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। और एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, इफ अदर पार्टी इज इन डिफॉल्ट। इफ अदर पार्टी इज इन डिफॉल्ट। क्लियर। तो हु शेल बियर द रिस्क के ये दो अपवाद हैं जहां पर ओनर को रिस्क बियर नहीं करना बल्कि किसी दूसरी पार्टी को करना है, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी और इफ अदर पार्टी इज इन डिफॉल्ट। क्लियर है बात ये। सेकंड क्वेश्चन जहां पर आप फंस जाएंगे और ये जवाब तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप ये डिसाइड ना करें कि हु इज और वाज द ओनर। हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब मैंने बता ही रखा है आपको, दो व्यक्ति जिनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा सारी दुनिया क्या है, थर्ड पार्टी है। इवन आपके फादर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी सब थर्ड पार्टी है। तो हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, द लॉ in this situation is it is the owner who can take action against the third party, not the possessor.
इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अगर मुकदमा करना हुआ तो ओनर के नाम से होगा, थर्ड पार्टी के नाम से नहीं होगा। हम कई बार पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत छोटी छोटी बातों के लिए दोषी ठहरा देते हैं, क्योंकि वी ऑल आर अनअवेयर ऑफ लॉ। हम लीगली तो सोच ही नहीं पाते। हम डॉक्टरों को दोषी ठहरा देते हैं, हम लीगली तो सोच ही नहीं पाते। तोड़फोड़ मचा देते हैं अस्पतालों के अंदर। माना कोई आपका मरीज एक्सीडेंट का केस है या किसी को गोली लगी है, अस्पताल में आप लेके गए, वास्तव में इलाज मिलना एकदम जरूरी है उसे। जरा सी देरी, जरा सी चूक उस मरीज की जान ले सकती है। लेकिन अस्पताल प्रशासन का क्या रिएक्शन होता है? क्या वो भावनाओं में बह जाएं और एकदम मरीज का इलाज शुरू कर दें, या वो पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि इसकी शिकायत पुलिस में की नहीं की, उसके बाद ही हम इस केस को ले सकते हैं। और आप इस बात पर भड़क जाते हैं कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, लेकिन वो भी अपनी जगह मजबूर है क्योंकि लो बना हुआ है। आप अपनी स्कूटी से आए, जब बैच इज ओवर, नीचे गए, आपने देखा स्कूटी नहीं है, आप फिर 3 जीने चढ़ के ऊपर आए, सर स्कूटी नहीं है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, थाने जाइए आप। चलो ये मैं भी चलता हूं आपके साथ। हम गए, स्कूटी चोरी हो गई। किसके नाम थी ये? मेरे फादर के नाम थी। बुला के लाइए, एफआईआर दर्ज होगी ही नहीं है। आप बेटी बेटा हैं, लेकिन हु इज द ओनर? ओनर is the person who can take action against the third party only, not the possessor। आप केवल उस स्कूटी के क्या है? possessor है। लो अलाउ ही नहीं करता, सिग्नेचर ओनर के चाहिए, बात खत्म। क्लियर? इट इज द ओनर who can take action and not the person who merely has the possession। It is the owner who can take action and not the person who merely has the possession। ये जो अंदर की लैंग्वेज है ना, ये भी परफेक्टली आपको याद होनी चाहिए, सेंस क्लियर होना चाहिए। ये अगर टूटी फूटी लैंग्वेज अगर आपकी होगी तो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग सीए कोर्स। सीए बनने वाले हैं आप, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप बस टूटी फूटी भाषा का यूज करें। भाषा ही तो आपकी पहचान है, कैसे उम्मीद की जा सकती है? आप सोचिए ना, हम किसी को कहां माफ कर देते हैं? किसी ये इंस्टीट्यूट हमें माफ कर दे, जब इंटरनेशनल स्तर पर कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेचारे सुबह से शाम तक थके हुए खिलाड़ी होते हैं, फिर भी उस थकावट की वजह से किसी एक खिलाड़ी से कोई कैच छूट जाए और हम मैच हार जाएं, तो पूरा भारत कितना गाली गलौज सुनाता है उसे। वो भी भैया इंसान है, क्योंकि उस स्तर पर उस खिलाड़ी से उम्मीद नहीं की जाती है। बाकी तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं क्रिकेट, खूब कैच भी छूटते हैं, खूब गलतियां भी होती हैं, कौन किसे क्या कह रहा है। जितना बड़ा स्तर होगा उतनी बड़ी आपसे उम्मीद की जाएगी। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बस कि यार हम तो बालक हैं, बच्चे हैं। तो लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। तो 2 बातें अभी तक मैंने बताई, मैं साथ के साथ आपको यहां पर रिकॉल भी करा रहा हूं, यहां पर याद भी हो जाएंगी आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कुछ क्वेश्चन से डिसाइड हो रही है।
बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये मेन क्वेश्चन है। हु विल बियर द रिस्क, पहला क्वेश्चन। हु शैल टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, दूसरा क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आपको कोई शिकायत है, कंप्लेन है किसी दूसरी पार्टी से, और वो कंप्लेन जायज भी है, मैं यहां से लो भी डेवलप कर रहा हूं, दिमाग आपका, तो शिकायत आपकी तभी सुनी जाएगी और आपके फेवर में निर्णय तभी आएगा यदि जो आप डिमांड करने वाले हैं वो लीगली ठीक हो सकता है कि शिकायत ठीक है, लेकिन जो बदले में आप चाह रहे हैं वो लीगली अलाउड नहीं है, तो आप शिकायत सही होने के बाद भी केस हार जाएंगे। हारना किसे कहते हैं? कि आपकी बात नहीं मानी गई, आपने जो डिमांड रखी, शिकायत, जज साहब शिकायत मेरी है, अब मैं ये चाह रहा हूं, जज साहब ने देखा, मैच किया कि शिकायत तो ठीक है लेकिन जो बदले में चाह रहे हैं वो डिमांड जायज नहीं है, तो आपकी डिमांड को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा और आप केस हार जाएंगे। आप ये उम्मीद मत कीजिए जज साहब से कि जज साहब टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज, कि जुडिशरी ड्यूटी बाउंड टू गिव द बेस्ट डिसीजन। जुडिशरी बाध्य नहीं है इस बात के लिए कि वो अपने विवेक से न्याय दिलवा पाए। आपको अजीब सी लगेगी बात, इसका भी लॉजिक है। केवल विवेक जो यूज करेगी वो ये चेक करने में करेगी कि जो आपकी शिकायत है, पहली बात तो वो ठीक होनी चाहिए, और शिकायत के एवज में जो आप डिमांड कर रहे हैं कि क्या वो लीगली जस्टिफाइड है। शिकायत ठीक है लेकिन जो बदले में चाह रहे हैं वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो इग्नोर करेगी वो। जज को ये अलाउड नहीं होता कि अगर आपने गलत डिमांड करी तो जज ये बता दे कि आप ये डिमांड कीजिए और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। कोई बताएगा कि क्यों अलाउड नहीं होता? क्रिकेट के मैच में देख लीजिए, अगर फील्डिंग टीम आउट की डिमांड ना करे, एलबीडब्ल्यू वगैरह ना करे, तो क्या एम्पायर अपने आप ही उंगली उठा देगा? एम्पायर भी वहां जज की भूमिका में है ना। और ना केवल आपको शिकायत करनी है, डिमांड रखनी है, बल्कि डिमांड के बदले में जो सही चीज है उसका लॉजिक भी बताना है। क्रिकेट में एग्जांपल लेता हूं मैं, एक गेंद बॉलर ने फेंकी और वो बल्लेबाज का हल्का सा बैट का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के गलफ में चली गई। ये किस तरह का आउट है? कोर्ट बिहाइंड बोलते हैं इसे, विकेट के पीछे लपक लिया गया। लेकिन ये इतनी तेजी से होता है, हल्का सा किनारा ही लिया था और बॉलर को ये लगा एलबीडब्ल्यू, यानी कि पैड पर लगी है, और उसके बाद विकेट कीपर के गलफ में गई है। लेकिन एम्पायर को क्या लग रहा है कि बल्ले का किनारा लेके गई है। सारे फील्डर चिल्लाते हैं एलबीडब्ल्यू। क्या क्रिकेट में एम्पायर एलबीडब्ल्यू दे देगा? अगर उसे नहीं लग रहा, नहीं देगा। इवन आउट भी नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा एलबीडब्ल्यू नहीं है, रुक जाओ, लेकिन आउट है, जबकि एक्चुअल में आउट तो था खिलाड़ी, लेकिन आपका रीजन ठीक नहीं था। रीजन का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ये क्यों रखा जाता है ये नियम? अगर जुडिशरी के विवेक पर छोड़ दिया जाए कि परिस्थितियों का आकलन करके चाहे कंप्लेनेंट डिमांड करे ना करे, आप जो सही रास्ता है वो अख्तियार करें, तो वकीलों का कामकाज बैठ जाएगा।
सेम केस में एक वकील 1 लाख रुपए हियरिंग के ले रहा है और एक वकील 1,000 रुपए भी ले रहा है, तो 1 लाख रुपए जो ले रहा है कुछ ना कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, मार्केट में उसकी डिमांड होगी कि ये केस को आकलन करके, परिस्थितियों का आकलन करके सही बात पकड़ पाता है और जज के सामने सही रखता है। जो 1,000 ले रहा है वो ज्यादातर केस हारता होगा। क्यों हारता होगा? क्योंकि लीगली वो सही बात नहीं कह पा रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है, उसे लोग की समझ नहीं है, उसने LLB करी हुई है मॉडल पेपर रट के। गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने क्यों इतनी बड़ी बात करी? क्योंकि अब मैं आ रहा हूं वेदर ए सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस करने के लिए, तो मैं और भी लंबा खींच सकता था इसे। वेदर ए सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, मेनी टाइम ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि बायर पैसे नहीं दे रहा, तो सेलर अपना गुड्स वापस मांगे या प्राइस के लिए मुकदमा करे। सही रास्ता क्या है? चलिए सही को बाद में देखते हैं, पहले आसान रास्ते की बात करते हैं। सेलर फंस गया बेचारा, सेलर बेचारा फंस गया। फंसा हुआ आदमी आसान रास्ते की तरफ जाता है, और आसान रास्ता पैसा निकलवाना है या अपने गुड्स को कंट्रोल करना है? गुड्स को कंट्रोल करना है, वो आसानी से हो सकता है, आसान रास्ता तो यही है। लेकिन लो ये कहता है कि बात आसान और मुश्किल रास्ते की नहीं है, बात है किस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। अब सुनिए केस को। आप मार्केट में कुछ गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो जाता है, और इन परिस्थिति में होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको रूल नहीं बताया कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो फिलहाल मैं एग्जांपल में कह रहा हूं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है सेलर से बायर को, और बायर ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार्केट में भी 2 घंटे का और काम है, मैं 2 घंटे बाद आके सामान को ले जाऊंगा और तभी आपके पैसे भी दे दूंगा। सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर में होल में बैठ के आप लॉजिक लगाते हैं और वो लॉजिक नहीं चल पाएंगे अगर आपने सही बात नहीं उठाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। सर ये कैसे पता लगेगा? ये तो भी पढ़ना है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। पेपर में तो वो भी पहचाननी पड़ेगी आपको बात कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है। मैं यहां बता रहा हूं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर बिना पेमेंट के ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। पेमेंट देना ना देना एक अलग मुद्दा है। प्राइस ऑफ द गुड्स में भी मैंने बताया था कि प्राइस ऑफ द गुड्स का जो यूनिट का इंपॉर्टेंस है वो ये तय करना नहीं है कि प्राइस कब दिया जाएगा, वहां प्राइस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है बात वहां पर ये हुई थी। क्लियर है चीज? तो पैसा दिया नहीं दिया उससे ओनरशिप का कोई मतलब नहीं है। जब आप रूल्स पढ़ेंगे वहां पर भी ये देख लेंगे कि पैसा नहीं भी दिया गया तब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। तो मैंने अपने एग्जांपल में मान लिया कि सेलर से ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। बायर ये कह रहा है अभी आप पोजीशन रखिए, पैसा मैं आके दे दूंगा, तब गुड्स उठाऊंगा तभी आके दे दूंगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल की भाषा थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो क्लियर कर रही है कि ओनरशिप हैड बीन ट्रांसफर आफ्टर 2 आवर बायर केम एंड डिमांडेड द गुड्स, सेलर डिमांडेड द प्राइस, बायर ने कहा मैं बाद में दे दूंगा। आप बताइए इफ यू आर द सेलर तो क्या आप उसे गुड्स देंगे? देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अब लो ये कह रहा है देना पड़ेगा, आप उसका गुड्स नहीं रोक पाओगे। आप आपके पास सिर्फ रास्ता यही है, यू कैन स्यू फॉर द प्राइस। जबकि आसान रास्ता क्या है? आपको भी पता है एक बार गुड्स चला गया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, मुकदमेबाजी में मैं फंसूंगा, मेरा ही पैसा मुझे ही रिकवर करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन लोग कहता है कि वेदर सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, क्योंकि कानूनन अब गुड्स किसका है? बायर का है। तो आप दूसरे का गुड्स कैसे रोक पाओगे? कैसे मना कर सकते हो आप उसका गुड्स ना देने में? ऑल्दो इसका एक्सेप्शन आएगा अभी।
अनपेड सेल है, जब हम पढ़ेंगे तो एक राइट ऑफ लीन आता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं केवल यहां पर एक चीज का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेलर के पास दो अधिकार होते हैं, क्या तो प्राइस के लिए मुकदमा करे या वो गुड्स के लिए बात करे। गुड्स के लिए बात करेगा तो आसान रास्ता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए मुकदमा कर सकता है। और प्राइस के लिए भी कब कर सकता है, प्राइस के लिए भी कब कर सकता है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो वो प्राइस के लिए मुकदमा नहीं कर सकता, फिर गुड्स वापस के लिए मुकदमा कर सकता है बस। जबकि सर्कमस्टेंशियली कई बार आपको प्राइस में फायदा होता है, कई बार गुड्स में फायदा होता है, आसान। लेकिन आपकी चाहत से कुछ नहीं होता, लो क्या कह रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिसाइड करेगा। द सेलर कैन sue फॉर द प्राइस ओनली इफ द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलर कब प्राइस के लिए मुकदमा नहीं कर सकता, व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। प्राइस के लिए मुकदमा कर सकता है व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। डी और ई, एक बार सेलर इंसॉल्वेंट होगा, एक बार बायर इंसॉल्वेंट होगा। बड़े कंफ्यूजिंग से पॉइंट लगते हैं बायर को, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, और बड़े सिंपल से हैं। लॉजिक मैंने आपके दिमाग में बैठा दिए हैं। तो डी पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर वेदर द ऑफिशियल रिसीवर असाइनी कैन टेक द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर। सिचुएशन आपको पैदा करनी पड़ेगी, ये लैंग्वेज आ गई। और ये सिग्निफिकेंट इन केवल 5 चीजों में नहीं है, इसके अलावा भी अगर आपके सामने कोई दृष्टिकोण केस स्टडी में पूछा जाए तो तभी संभव होगा आपके द्वारा आंसर करना, जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिचुएशन क्या है ये समझिए। यहां पर इंसॉल्वेंसी किसकी हुई है, सेलर की बायर की। इंसॉल्वेंट आदमी कब होता है, जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जब वो अपने पेमेंट को नहीं कर पा रहा है। ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर वेदर ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी कौन होता है, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, ऑन बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन कोर्ट अपॉइंटेड ए गवर्नमेंट ऑफिसर, किसकी सारी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेके उन्हें बेच के लायबिलिटी की लिस्ट बना के पे ऑफ किया जाए। जैसे हम कहते हैं ना रेटेबल डिविडेंड, 1 रुपए में 50 पैसे मिल रहा है, 1 रुपए में 60 पैसे मिल रहा है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति इस स्थिति में तो होता नहीं है कि वो अपना पूरा भुगतान कर पाए, तो उसकी सारी एसेट को क्या कर लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है। तो कौन लेगा, गवर्नमेंट का एक आदमी अपॉइंट होगा ना। ये थोड़ी कि आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आपके पास तो हो सकता है प्रॉपर्टी 1 लाख की दिख है और आप दिखलाओ 20,000 रुपए की, आप तो देना ही नहीं चाहते ना क्रेडिटर को कुछ। तो सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर, अब हुआ क्या था समझिएगा बात को। हुआ क्या था, बायर ने 2 दिन पहले ही सेलर से कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया था किसी गुड्स के लिए। सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी लैंग्वेज के हिसाब से। पेपर में लैंग्वेज के अलावा भी आ सकती है, ऑल्दो आई नहीं, मैंने मैक्सिमम दे रखी है, लेकिन आ सकती है। हुआ क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर वेदर ऑफिशियल रिसीवर असाइनी ऑफ बायर कैन टेक द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर। तो ये स्थिति कब पैदा हुई होगी, ये एग्जाम्पल आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि सेलर के पास कौन सा गुड्स है बायर का, उसने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया होगा अभी 2 दिन पहले। वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करने के बाद पोजेशन अभी सेलर के पास ही है। तो बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है, इसकी नजर इस वाले गुड्स पर भी है। क्यों, क्योंकि अगर एक गुड्स मिल जाएगा तो क्रेडिटर को ज्यादा पेमेंट हो पाएगा। कुछ भी एसेट मिल रही है
तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए तो मिल रही है। तो इस वाले गुड्स के ऊपर ऑफिशियल रिसीवर की नजर है। अगर आप सेलर हैं इस व्यक्ति की जगह, क्या पसंद करेंगे? आपको ये तो मालूम ही है कि प्राइस तो पूरा मिलने वाला नहीं है, ये तो आदमी हो गया इंसॉल्वेंट, मुकदमा करके भी नहीं मिलने वाला पूरा प्राइस। बिना मुकदमे की तो बात ही छोड़िए, मुकदमा करके भी पूरा प्राइस मिलने वाला नहीं है क्योंकि दूसरा आदमी को इंसॉल्वेंट। तो आप अगर सेलर हैं तो क्या चाहेंगे कि गुड्स ना देना पड़े, क्योंकि कहीं ना मैं गुड्स को तो बेच लूंगा, गुड्स को तो मैं बेच लूंगा, लेकिन आपके हां या ना से कुछ होगा तो नहीं। क्या अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कैसे लिखना है? अभी आपने आंसर पढ़ा नहीं। In case of insolvency of the buyer, whether official receiver or the buyer can take the possession of the goods from the seller. Answer is yes if ownership has been transferred, or answer is no if ownership has not been transferred. This is the simple answer. ये परिस्थितियों से पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल में क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। तो आपको तो ये लिखना है, अगर हो गई थी तो आंसर यस में है, और अगर नहीं हुई थी तो आंसर नो में है। क्लियर है बात? ये लास्ट, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, यहां पर इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? सेलर। वेदर ऑफिशियल रिसीवर और साइनी, हिडन चीजें हैं, ऑफिशियल रिसीवर और साइनी किसका? सेलर का। कैन टेक द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर, तो यहां पे क्या हुआ होगा समझना पड़ेगा आपको। यहां पर बात हो रही है कि सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, सेलर एक्स है माना, वाई बायर है, ये सेलर है, वाई बायर है, यहां सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इसका ऑफिशियल एसआई नहीं बनेगा कोई ना कोई। वेदर ऑफिशियल असाइनी ऑफ द सेलर कैन टेक द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम बायर, हुआ क्या होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन दोनों के बीच में हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई नहीं हो गई है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वेदर ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द सेलर कैन टेक द पोजेशन ऑफ द बायर, तो इतना क्लियर है कि पोजेशन किसके पास होगा? बायर के पास होगा। पोजेशन किसके पास होगा? तभी तो ये मुद्दा उठ रहा है, अदरवाइज मुद्दा ही नहीं उठता है अगर सेलर के पास ही होता। समझ आ रही है मुद्दा क्यों उठ रहा है? तो आंसर बताइए कि वेदर ऑफिशियल असाइनी कैन टेक द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर, ले सकता है या नहीं? आंसर मत देखिए, आप नीचे मत देखिए, सामने देखिए। ले सकता है नहीं ले सकता पोजेशन ऑफ द गुड्स? क्या आंसर दोगे आप? वेरी गुड, याद करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे रटते हैं, समझ में बड़ा समझते तो है ही नहीं वो। ऑफिशियल assignee can take the possession of the goods from buyer if ownership has not been transferred in case of insolvency of the seller. अगर एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी फंसा हुआ आ जाए, आप अपने नॉलेज से आंसर सही कर ही दोगे। फिर तो सिग्निफिकेंस में 5 चीजें आपने पढ़ी। ये 5 चीजें के अलावा 50 और भी हो सकती हैं। पहला, हु शैल बियर द रिस्क। दूसरा, जल्दी बोलिए मेरे साथ, हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। तीसरा, वेदर सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस। चौथा, अपने दिमाग से सोचिए क्योंकि लंबी बात है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, आपको अपने आप ही क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। एक बार इंसॉल्वेंट सेलर को करो, एक बार बायर को करो। बायर को कर रहे हो
तो वेदर ऑफिशियल असाइनी कैन टेक द पोजेशन किससे? From the seller. फ्रॉम सेलर। उल्ट दूसरे आदमी से लेगा ना। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर वेदर ऑफिशियल असाइनी कैन टेक द पोजेशन फ्रॉम, हमेशा याद रहेगी आपको। अगर बाय इंसॉल्वेंट हो रहा है तो गुड्स दूसरे के पास है, तभी क्वेश्चन जन्म ले रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बाय इंसॉल्वेंट हो रहा हो और बायर के पास ही गुड्स हो, वो यहां डिस्कस नहीं किए हुए। बस उस केस में यह पूछा जाएगा कि क्या सेलर बायर के ऑफिशियल असाइनी से गुड्स डिमांड कर सकता है? अगर ओनरशिप नहीं है तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसे पता प्राइस तो पूरा मिलेगा नहीं। तो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो किसी भी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर है चीज? इज इट क्लियर? तो आज की क्लास को हम यही वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार फाउंडेशन बन गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।